हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज स्टार्ट करते हैं लास्ट पोर्शन इसका, मैटर इन अवर सराउंडिंग का। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था हम लोगों का। तो अब देखो, जो हम बात कर रहे थे इसकी मैटर इन अवर सराउंडिंग की, तो हमने पहले से बता रहे थे आपको कि हमें बेसिकली इस चैप्टर में कवर करना था कि मैटर बेसिकली हमें कितने टाइप्स में दिखते हैं। फिजिकली की बात कर रहे थे, दो टाइप की स्टेट्स होती है मैटर की, एक फिजिकल स्टेट्स और एक केमिकल स्टेट। तो इस चैप्टर में हम फिजिकल स्टेट्स को कवर करते हुए चल रहे थे। तो फिजिकल स्टेट्स में हमने इसमें पढ़ लिया था सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये स्टेट्स जो हैं वो हमें पढ़नी ही पढ़नी है, मतलब ये मस्ट है। तो ये हमने कवर की। फिर इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी कि किस क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और फिर हमने देखी कि इस पे इफेक्ट क्या लगते हैं। ठीक है, मतलब ये किस तरीके से चेंज होता है, सॉलिड लिक्विड टू लिक्विड गैसियस, गैसियस फिर डायरेक्ट सॉलिड। ठीक है, हम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन की यहां बात नहीं करते, क्योंकि अपनी जो सराउंडिंग में है वो 99% अपनी तीन स्टेट से घिरी हुई है। अपन लोग तीन स्टेट से घिरे हुए हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो हम बात इन्हीं की कन्वर्जन्स की करेंगे, इन्हीं के कन्वर्जन्स को लेते हुए हम चलेंगे। तो हमने जो लास्ट पोर्शन जो छोड़ा था, जहां से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, तो वो हमने देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था लास्ट में कि टेम्परेचर बढ़ने पर, अगर हम बात करें कि सॉलिड है और सॉलिड हमारा लिक्विड में जाना है, ठीक है, और लिक्विड है तो लिक्विड हमारा किस में जाना है? गैसियस में जाना है। ठीक है, तो बेसिकली बात क्या है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब यहां हीट दे दी, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड से गैसियस में जाना है तो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बढ़ जाएगा। तो ये हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होने से अब सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, बिल्कुल पास पास। ये आपको पता है, मैंने आपको अच्छे से बताया था, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत पास पास है। तो अब जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उनमें अंदर कोलिजन्स बढ़ गए, है ना, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए। मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब मूविलिटी बढ़ गई, मतलब वो मोबाइल ज्यादा हो गए। मोबाइल मतलब वेलोसिटी उसकी बढ़ गई, मतलब वो घूमने ज्यादा लगे। मोबाइल का मतलब मूवेबल होना। ठीक है, तो मोबाइल ज्यादा हो गए, उनके पार्टिकल्स मोबाइल ज्यादा हो गए, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बढ़ गई। तो ऑब्वियस वो लिक्विड में हो जाएंगे, मतलब ऐसी स्टेट में हो जाएंगे जिसमें स्पेस ज्यादा होती है। तो अब यहां पर हो गए, तो जब स्पेस बढ़ गई, आप इमेजिन करते जाना, अब जब स्पेस बढ़ गई तो एक डेफिनेट शेप नहीं रहा, तो सॉलिड स्टेट उसने अपने आप में खो दी। मतलब सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है। ठीक है, वो जिसमें डाल दो लिक्विड, वो उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। बोतल में डाल दो, बोतल का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। मग में डाल दो, मग का कर लेगा। मतलब जिसमें भी डाल दो उसका शेप लिक्विड ऑक्यूपाई कर लेता है, इसका डेफिनेट शेप नहीं होता। तो वो उसी वजह से हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कम हो गए और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बढ़ गए। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से बढ़े थे, तो इस वजह से इनका डेफिनेट शेप नहीं हो पाया, और नहीं हो पाया तो ये लिक्विड में हो गए। अब वापस हमने फिर से टेम्परेचर बढ़ाया। अब इसके आगे और देखते हैं, हमने कंटिन्यूटी में फिर टेम्परेचर इंक्रीज पे रखा। फिर क्या होगा? फिर और ज्यादा मोबिलिटी बढ़ेगी, और ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स और ज्यादा कम हो जाएगा। मतलब फिर वो अपना डेफिनेट वॉल्यूम भी खो देंगे, जो उनका डेफिनेट वॉल्यूम है वो भी खो देंगे। तो मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो और दूर दूर चले जाएंगे, मतलब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात थी, मतलब टेम्परेचर हम जब बढ़ाएंगे तो ये सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहीं पर बात है कि अगर हमने टेम्परेचर कम किया, ठीक है, हमने टेम्परेचर कम किया, तो अब टेम्परेचर कम करने की बात है, तो ये वापस जब आ रहा है तो टेम्परेचर हमने कम कर दिया। टेम्परेचर हम कम करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो पास पास आएंगे, कंडेंस होंगे। मतलब जो काइनेटिक, टेम्परेचर कम करने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना, इंटरमोलिकुलर कोलिजन्स कम होंगे ना। जब कोलिजन्स कम होंगे तो पास पास आएंगे, मतलब इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो थोड़ी सी कम होगी, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। तो इस वजह से ये गैसियस
कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म बन जाता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंस होगा जब टेम्परेचर हम कम करेंगे। ठीक है, अगर हमने फर्दर कंडेंस किया है ना, टेम्परेचर फिर कम कर दो, हम इसको बोल सकते हैं हीट दे दी हमने। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हमने हीट दे दी, इसको बोल सकते हैं हमने कूल कर दिया इसको। ठीक है, इसको बोल दिया हमने कूल कर दिया। तो जब हमने फर्दर लिक्विड को कूल किया, फर्दर टेम्परेचर कम किया, फर्दर टेम्परेचर जब हम कम करेंगे तो वापस वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो ये थे कन्वर्जेंस, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा और वो स्टेट चेंज करते जाएंगे। क्लियर हो रही बात कि नहीं? अब यहीं पर अगर हमने सेम प्रेशर की बात कर ली, ठीक है, ये लिख सकते हो आप, अगर हमने प्रेशर की बात कर ली, यहां पर ये गैसियस है। ठीक है, तो अब प्रेशर बढ़ाने पर हमने आपको बताया था कि प्रेशर आपने बढ़ाया तो अगर हमें गैस से लिक्विड में आना है, गैस से अगर लिक्विड में जाना है तो प्रेशर क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे, क्योंकि इंटर जो पार्टिकल्स है गैस के वो पास ये कंप्रेसिबल है, गैस है कंप्रेसिबल, तो इस पे प्रेशर लग सकता है, इस पे मतलब प्रेशर लगने का मतलब ये पास कर सकता है मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दूर है, स्पेस है बीच में, इसीलिए इसमें प्रेशर लग सकता है। मतलब ये कैसा है, इस कंप्रेसिबिलिटी है, मतलब ये कंप्रेस हो सकता है गैस, तो इसमें प्रेशर लगाएंगे हम, लिक्विड हो जाएगा। अगर इसमें हमने फर्दर लगाया तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यहां पर जो गैस है वो गैस हम प्रेशर लगाते हैं तो लिक्विफाइड हो जाती है। तो उसी तरीके से प्रेशर इंक्रीज होने पे भी स्टेट पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप नोट कर सकते हो। फिर हम बताते हैं कि बेसिकली टेम्परेचर होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर का मतलब बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर। देखो, अगर हम डेफिनेशन पे आए कि टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर क्या है, एक स्केल है। व्हाट इज टेम्परेचर, इट इज अ स्केल। मतलब स्केल होती है जो बताता है कि कितनी चीज कोई गर्म है और कितनी चीज कोई ठंडी है। मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को टेम्परेचर डिफाइन करता है। मतलब अगर कोई चीज बता रहा है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, मतलब रेंज बता रहा है, आउटर रेंज और इनर रेंज। तो रेंज वो बता पाता है जो मेजरमेंट होता है ना, जो मेजरमेंट के काम आता है। तो ये एक स्केल है, इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इट इज एन स्केल, इट इज ए स्केल which is used for measuring degree of hotness and coldness, इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। इट इज अ स्केल विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो टेम्परेचर क्या है, एक स्केल है। ठीक है, इसको हम फिर तीन तरीके से मेजर करते हैं, तीन तरीके से इसको मेजर करेंगे। तो इसको हम केल्विन में भी मेजर करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड माना जाएगा, डिग्री सेल्सियस में भी करते हैं, ठीक है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी करते हैं, क्लियर। तो ये तीन तरीके से हम इसको देखेंगे, ये तीन तरीके से, ये तीन है। जैसे हमारा टाइम का होता है ना, सेकंड, आवर और मिनट, इसी तरीके से केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। मतलब केल्विन में डिग्री नहीं होती है। क्लियर हो रही बात कि नहीं, समझ में आ रही होगी बात। देखो, अगर हम बात करें कि हमें ये कन्वर्ट करना है,
हमें केल्विन में दिया गया और केल्विन से हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हम आपको बता दें, ये लिख लिया होगा। अब देखो जैसे हम बात करेंगे डिग्री सेल्सियस, तो हम बात करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस में केल्विन होता है 273.15 केल्विन। ये इस तरीके से आप नोट कर सकते हो। तो आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन होता है। तो अगर हमने इस पे कोई भी डिग्री बढ़ाई तो उस पे वो प्लस होता जाएगा। तो ये इजीली आप कर सकते हो इसको, तो है ना, ये नोट कर लो तो फिर आप कर सकते हो। अगर हमने बोला 3 डिग्री सेल्सियस तो उसको केल्विन में करो तो 273 प्लस 3। अगर हमने बोल दिया 8 डिग्री सेल्सियस तो आप क्या करोगे, 273.15 प्लस 8 डिग्री सेल्सियस 8 कर दोगे तो केल्विन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर हमने देख लिया, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने बोल दिया कि 10 डिग्री सेल्सियस को 10 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन ये कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, तो क्या करोगे, आपको पता है कि 10 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 10 बढ़ गया ना, तो इसको क्या करोगे 273.15 प्लस 10, तो कितना हो गया 283.15 केल्विन। इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये है, मतलब इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। समझ में आ रही होगी बात? तो इसको नोट कर सकते हो आप। अब अगर हमने बात कर ली, ये तो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हमने किया, केल्विन में किया। अब केल्विन से हमें करना है डिग्री सेल्सियस में, तब क्या करोगे, तो माइनस कर दोगे। अगर हमने बोल दिया कि 298.15 केल्विन को 2 डिग्री सेल्सियस ऐसे करना है, ठीक है। तब क्या करोगे आप, अभी तो आप जोड़ रहे थे, तब क्या करोगे आप माइनस करोगे। तो कैसे कर दोगे, तो कैसे करोगे 298.15 माइनस 273.15, ठीक है। तो कितना बचेगा, 15 से 15 कैंसिल, ये हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये है क्वेश्चंस कि हमें प्लस करना हो, मतलब केल्विन में करना हो तो हम ये प्लस करेंगे, ठीक है, और हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ये माइनस कर देंगे। क्लियर? इस तरीके से हमें चीजें देखनी है, इस तरीके से चीजें हमें निकालनी है। सो नोट कर सकते हो, ये एग्जांपल हो गया आपका। अब ये हमें कन्वर्ट पता चल गया कन्वर्जन इसका, कि हमें कैसे करना है कि डिग्री सेल्सियस जो होगा वो हमारा केल्विन के 273.15 केल्विन। अब प्लस में जितना हो वो आप करते जाओगे, ठीक है। प्लस में अगर ये x हुआ तो ये x डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। ये x डिग्री सेल्सियस है, ये ध्यान देना। तो इस तरीके से आप x जोड़ सकते हो। तो ये कन्वर्जन का फॉर्मूला हो गया आपका। अगर ये x डिग्री है तो ये x आप जोड़ दोगे, खत्म। अब अगर हमें फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, ये अगर हमें डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो एक फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9। ये डिग्री फ़ारेनहाइट है और डिग्री सेल्सियस दोनों डिग्री है, क्योंकि केल्विन डिग्री नहीं होती, केल्विन डिग्री नहीं होती। क्लियर? अब अगर हमें देखना है, ये कन्वर्जन का फॉर्मूला हो गया। अब हमें इसका क्वेश्चन देखना है, इसके रिगार्डिंग हटा देते हैं इसको। अब अगर हमें डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, देखो, तो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जब कन्वर्ट करेंगे तो
तो हमें दे दिया गया 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो। तो अब देखो डिग्री सेल्सियस बाई 5 है, ठीक है, माइनस एफ डिग्री, एफ तो आपको दिया गया है कितना 5 डिग्री। क्लियर हो रही बात कि नहीं? 5 डिग्री ये इक्वल है, ये इक्वल है। अब 5 डिग्री आपको दिया गया है, माइनस कितना है 32 अपॉन 9, ये हो गया आपका। अब देखो, अब देखना यहां पर हमें डिग्री सेल्सियस निकालना है। 5 का आप मल्टीप्लाई करोगे 25 माइनस इसको करोगे तो 5 3 जा 15, ठीक है, 5 2 जा 10 कर लो पहले, तो 10 हो गया और 5 3 जा 15, तो ये कितना हो गया 16 अपॉन 9। क्लियर? अगर आप माइनस करोगे तो 160 से 25 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा 135 अपॉन 9। अब आप डिवाइड करोगे तो 9 1 जा 9 और ये बचेगा हमारा 4, तो 9 5 जा 45, तो 15 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। कितना आ रहा है 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है तो वहां पर 15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? इस तरीके से आप नोट कर सकते हो, ये एग्जाम्पल हो गया। और वहीं पर अगर हमें डिग्री सेल्सियस दिया जाए और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये वाला आप रखना और यहां पर वैल्यू रखना और सारी चीज शॉर्ट आउट होके आ जाएगी। क्लियर हो रही बात की नहीं? नोट कर सकते हो, फिर नोट कर लो इसको। देखो इसको इस बार एक बार देख लो ये किस तरीके से हमने फिर से सॉल्व किया था। तो डिग्री सेल्सियस हमें ये 5 डिग्री दिया गया है फ़ारेनहाइट, ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, हमें ये नहीं पता। तो अब हमने वैल्यू रख दी इसकी 5, ठीक है, 5 वैल्यू रख दी, हमने माइनस किया और ये 25 या फिर सीधे आप माइनस कर लो 32 माइनस 5, तो माइनस का 27 आएगा, ये माइनस में आएगी वैल्यू, ठीक है। तो या फिर सीधे मल्टीप्लाई कर दो 5 5 25 और 5 का 32 में करो तो 160 आएगा और अपॉन 9 कर रहे हो तो डिग्री सेल्सियस यही रखा है। अब जब आप माइनस करोगे 160 माइनस 25 तो माइनस का 135 अपॉन 9, मतलब ये डिग्री सेल्सियस में जो आएगा वो माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस आएगा। वहां भी माइनस ही था वो, तो माइनस 15 डिग्री सेल्सियस होगा आंसर। तो अब अगर हमें, अब हम लोग को ये डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना, अब दूसरा दे दिया जाए टास्क कि आपको डिग्री सेल्सियस दिया जाए और फ़ारेनहाइट में करना है। तो हमने बोल दिया आपको 10 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, इसको आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे सिंपल। तो डिग्री ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप बिल्कुल याद कर लो अच्छे से। अब क्या होगा, यहां पर रखोगे 10 अपॉन 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9, ठीक है। ये कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, क्लियर, 9 2 जा 18 हो गया, 32 माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये डिग्री फ़ारेनहाइट आप निकाल रहे हो तो टोटल कितना हो गया ये 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस दिया जाएगा तो आपको कितना मिलेगा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर हो रही बात की नहीं? इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये हमारे हैं कन्वर्जन्स की, हमें डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे निकालना और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे निकालना और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे निकालना और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे निकालना। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि केल्विन से आपको निकालना है फ़ारेनहाइट में, तो पहले आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, डिग्री सेल्सियस यहां रख देना, फ़ारेनहाइट में आपको निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको करना है। आप ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो, ठीक है, ये पहला कन्वर्जन, ये दूसरा कन्वर्जन, ठीक है। और क्वेश्चंस जो भी हैं एनसीईआरटी के वो सारे कवर कर लेना इससे। अब यहां पर हमें कुछ टर्म समझने हैं, जैसे डिफ्यूजन हो गया हमारा, ठीक है, डिफ्यूजन, सरफेस फिनोमेना और वर्क फिनोमेना, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसकी कंफ्यूजन और दूर कर देते हैं। देखो डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है कि यहां पर दो वर्ड आ जाते हैं, जब आप 12th में जाओगे तो वहां पर डिफ्यूजन होता है, इफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है कि एक हमारे
जैसे बैलून है हमारा, बैलून, तो बैलून एकदम से बर्स्ट हो गया, बर्स्ट होने के बाद जो उसकी गैस हमारी मिली दूसरे गैसेस से, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, इंटरमिक्सिंग हो जाना दो चीजों का, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, हम पानी में जो नील मिलाते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूज हो जाना, पूरा फैल जाना, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो बोल सकते हो द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर मैटर, और मैटर कई टाइप के भी हो सकते हैं, मैटर सॉलिड सॉलिड में भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड में भी, लिक्विड लिक्विड में भी, गैस लिक्विड में भी, और गैस गैस में भी, तो वो कई प्रकार से हो सकता है, हम गैस गैस का ही नहीं देख सकते। जैसे हम बोले कि हम जो डीओ लगाते हैं, तो डीओ लगाते हैं तो वो निकलता है तो वो पूरा का पूरा फैल जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब देखो एक चीज है, यहां पर एक डिफ्यूजन होता है, एक इफ्यूजन होता है, एक वर्ड आता है इफ्यूजन। तो इफ्यूजन और डिफ्यूजन में दोनों इंटरमिक्सिंग कहलाती है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप्स में होती है। अगर हम बैलून को एकदम से फट कर दें, मतलब उसको बर्स्ट कर दें, तो वो पूरी की पूरी जो गैस है वो रैंडमली पूरी मिल जाएगी, तो उसको बोल देंगे हम डिफ्यूजन। लेकिन अगर एक होल हो बैलून में और वो आराम आराम से निकले और फिर इंटरमिक्स हुए, दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन, उसको हम बोलेंगे इफ्यूजन। बात क्लियर हो रही कि नहीं? उस चीज को हम बोलेंगे इफ्यूजन। अब अगर यहां पर हम बात करें सरफेस फिनोमेना की, किसकी बात करें? सरफेस फिनोमेना की। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। हम बात करें सरफेस फिनोमेना की, तो सरफेस अगर हमारी कोई चीज है, तो सरफेस पर अगर चीज हो रही है, मतलब जो चेंजमेंट आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, जो चीज रिएक्ट हो रही है, वो हमें दिख रही है केवल सरफेस के पार्टिकल्स पे। जैसे हम बात करें कोई भी चीज की बात कर सकते हैं, हम दूध की बात कर सकते हैं। दूध में अगर जो मलाई जमती है, मलाई फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस फिनोमेना, वो केवल ऊपर सरफेस पर जमती है। ठीक है, क्लियर हो रही बात करी? तो एक सरफेस फिनोमेना है। लेकिन अगर बॉइलिंग ऑफ दूध है ना, बॉइलिंग ऑफ मिल्क, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बल्क फिनोमेना, वो पूरा का पूरा बल्क फिनोमेना होगा। ये दोनों अंतर है। सरफेस में अगर चीजें हो रही हैं, सरफेस के पार्टिकल्स में अगर चीज हो रही है, तो उसको बोल देंगे हम सरफेस फिनोमेना। अगर पूरा का पूरा एक बल्क में लेकर चल रहा है, तो उसको बोल देंगे बल्क फिनोमेना। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सरफेस फिनोमेना एंड बल्क फिनोमेना। तो सरफेस फिनोमेना को हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोसेस अकर टू द सरफेस पार्टिकल्स। तो सरफेस पार्टिकल्स पे जो प्रोसेस अकर हो, जो फिनोमेना अकर हो, दैट इज कॉल्ड सरफेस फिनोमेना। और अगर हम बल्क फिनोमेना की बात करें, तो वो पूरा का पूरा, जैसे गर्म हो रहा है तो पूरे के पूरे दूध के पार्टिकल्स हो रहे हैं, गर्म हो रहा है तो पूरे के पूरे पानी के पार्टिकल्स हो रहे हैं, तो वो पूरा बल्क लेकर चलता है। उसमें सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ काम करते हैं। जैसे हम बल्क फिनोमेना की बात करें, तो प्रोसेस अकर टू द मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर एट अ टाइम, मतलब सभी के सभी जो पार्टिकल्स होंगे उस चीज के मैटर के, वो एक टाइम में एक ही साथ लगभग एक सा रिएक्शन देते हैं। दैट इज कॉल्ड बल्क फिनोमेना। और सरफेस फिनोमेना में केवल और केवल सरफेस के पार्टिकल्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो। तो अब जैसे हम दो डेफिनेशन और बची है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ डिफ्यूजन। इसको आप नोट कर सकते हो, फिर हम बताते हैं। अगर हम देखें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ, तो दो टर्म और समझते हैं यहाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो लेटेंट हीट बेसिकली क्या होती है? दो टाइप की हीट होती है, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। लेटेंट हीट काम करती है जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो, स्पेसिफिक हीट काम करती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो लेटेंट हीट की जब हम बात करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point। ठीक है, तो अब कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, उसी बॉइलिंग पॉइंट, जैसे पानी है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 kg पानी को हम वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जितनी हीट एनर्जी लगेगी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हीट एनर्जी जाएगी, दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट, क्योंकि वहां पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हीट एनर्जी जा रही है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई सब्सटेंस है, कोई मैटर है, उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। ठीक है, जैसे हमने बात कर ली, पानी है, इसको हम हीट दे रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। और अगर वो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, वो फेस बदल रहा है, लिक्विड से वो गैस में जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट।
और सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो अब इसने बोला है वेपराइजेशन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। जो अपना एटमोस्फेयर प्रेशर लगा रहा है दैट इज कॉल्ड 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो इसी प्रेशर पे जब हीट एनर्जी लगेगी तो 1 kg लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर हो रही बात कि नहीं। सेम चीज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में काम करेगी। फ्यूजन का मतलब क्या होगा कि हमारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसको ही हम बोलते हैं मेल्टिंग। तो देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एट इट्स एमपी मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LHF। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सिंपल है। अगर वेपर में है तो लिक्विड जाएगा 1 kg लिक्विड गैस में, कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसका लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उसी पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा और 1 kg लिक्विड जो हमारा चला जाएगा, जितनी हीट लग रही है और हीट एनर्जी 1 kg हमारे लिक्विड कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सेम हम फ्यूजन की बात करें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्योंकि सॉलिड लिक्विड में जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अब अगर हम बात करें 1 kg सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर हो रही बात करें। तो ये नोट कर सकते हो दोनों, और डेफिनेशन क्लियर हो गई बहुत अच्छे से। चैप्टर आपका लगभग क्लियर हो चुका है, हो ही गया है क्लियर। अब आपको बेसिकली करना होगा कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एक एक चीज आपको समझनी होगी, पेंसिल से उसको पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चंस करना, उसके बाद आप लखमीर सिंह के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट भी कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले लेकिन एनसीईआरटी कवर करना, नोट्स बनाने के बाद एनसीईआरटी सबसे पहले कवर करना, फिर उसकी बात करना, नोट कर सकते हो ये।